चैप्टर 41 बेरहम रियाज की बात सुनकर रजा हक लाते हुए बोलती है, शौहर, कैसा शौहर, मतलब क्या है तुम्हारा? रियाज एविल स्माइल के साथ बोलता है, मतलब? अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊं, तुम्हें नहीं पता। देखो अपने आप को इस दुल्हन के लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही हो। रियाज की बात सुनकर रजा एक नज़र अपने आप को देखती है तो उसके चेहरे पर हैरानी और आंखों में गुस्सा दोनों आ जाता है। रजा जल्दी से बेड पर से उतरकर रियाज के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी बकवास और नहीं सुननी है। रियाज बोलता है, बकवास? ये बकवास थोड़ी है, ये तो सच है। एक तो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तुम हो जो गुस्से में आग बबूला हो रही हो। कहाँ था मैं? हाँ, याद आया। देखो अपने आप को, मेरे पसंद की इस वेडिंग ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो ना। रजा रियाज को अपने हाथों से धक्का देकर वहां से जाने लगती है। उसी वक्त रियाज अपने हाथों में रजा के दोनों हाथ पकड़कर बोलता है, यह अच्छी बात नहीं है। कल शाम को ही तो हमारा निकाह हुआ है, उसके ऊपर से अब तक हमारी सुहागरात भी नहीं हुई। रियाज मुंह बनाकर बोलता है, तुम तो निकाह के बाद यहाँ आकर पैर पसार कर आराम से सो गई। ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, हमारी सुहागरात का क्या होगा? कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज, अभी ही सही। चलो बेड पर चलते हैं। रियाज फिर से जबरदस्ती रजा को पकड़कर बेड पर सीधा पटक देता है, फिर रजा का एक पैर खींचकर अपने पास लाता है और उसके पैरों से पायल उतारकर कोने में फेंक देता है। उसके बाद रजा के हाथों को पकड़कर सारी बैंगल्स उतारकर फेंक देता है। रियाज बेरहमी से रजा के गले से भी सारी ज्वेलरी खींचकर निकाल देता है। इन सब में रजा के हाथ और गले में बहुत सारी खरोंच आ गई है। रजा को बहुत दर्द हो रहा है, वह रियाज को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही है, पर उसके पत्थर जैसे शरीर पर रजा के हाथ पैर चलाने का कोई असर नहीं हो रहा। रियाज तो बस एक एक करके बेरहमी से रजा की सारी ज्वेलरी उतार रहा है। जैसे ही रियाज रजा के कान से खींचकर झुमका निकालता है, दर्द के कारण रजा की जोर से चीख निकल जाती है और वह रोने लग जाती है। रियाज को रजा पर कोई रहम नहीं आता, वह रजा के दूसरे कानों से भी खींचकर झुमका निकालकर जमीन पर फेंक देता है। रजा और जोर जोर से रोने लग जाते हैं। रियाज रजा के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है, फिर चिल्लाकर बोलता है, चुप हो जाओ, ये तुम्हारी सजा है, सुहागरात नेक्स्ट टाइम मनाएंगे। रियाज अपनी बात कंटिन्यू करता है, पिछली बार मैंने तुम्हें कितनी प्यार से समझाया था, पर तुम तो उन कॉन्टैक्ट पेपर को पढ़कर बहुत ही गर्म हो रही थी, मुझसे बदतमीजी कर रही थी। बहुत गर्मी है ना तुझ में, आज सारी निकाल दूंगा। फिर रियाज रजा के ऊपर आकर उसके होठों को अपने होठों से बेरहमी से चूमने लग जाता है और जानबूझकर रजा के होठों को अपने अपने दांतों से जोर से काट देता है। रजा की आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लग जाते हैं। रजा के होठों में सूजन आ जाती है, खून भी निकलने लग जाता है। रजा दर्द और तकलीफ से बहुत झटपट आ रही है, पर रियाज के शरीर के आगे का कोई बस नहीं चल पा रहा। रियाज झटके से रजा को घुमाता है और उसकी ड्रेस की चैन खोल देता है। उसी वक्त कमरे में दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। रियाज उसे इग्नोर करके रजा की ड्रेस जबरदस्ती खोलने लग जाता है। रियाज का मोबाइल भी बजने लग जाता है। पहले तो वह मोबाइल की रिंग इग्नोर करता है, पर मोबाइल के बार बार बजने से रियाज इरिटेट हो जाता है। फिर रजा को बेड पर छोड़कर कॉल रिसीव करने के लिए चला जाता है। मोबाइल पर सोहेल का नाम देखकर रियाज जल्दी से कॉल रिसीव करता है और थोड़े गुस्से में बोलता है, क्या है, इतने कॉल क्यों कर रहा है? तुझे समझ नहीं आ रहा? अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा तो बिजी हूँ। सोहेल घबराते हुई आवाज में बोलता है, पहले मेरी बात सुन। अमीना चाची की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से आ।
सोहेल की आवाज के अलावा बैकग्राउंड से रियाज को नस की घबराती हुई आवाज भी सुनाई देती है। डॉक्टर का कॉल नहीं लग रहा। पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ तो इनकी जान पर भी बन सकती है। दूसरा डॉक्टर बुलाना होगा। नस की बात सुनने के बाद जैसे ही रियाज रजा की तरफ देखता है तो उसे फाइल में लिखी हुई रजा की क्वालिफिकेशन याद आती है। रजा एक सर्जन है। रियाज कॉल कट करके जल्दी से बेड के पास जाता है। रजा बेड पर बदहाल लेटी है। रियाज झटके से रजा के हाथों को पकड़कर बेड से खड़ा करता है, फिर बोलता है, जल्दी से अपने कपड़े ढंग से पहनो और मेरे साथ चलो। रजा एकदम से रियाज के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है, फिर रियाज से थोड़ा दूर जाकर गुस्से से बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना। रियाज रजा को आंखें दिखाकर गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। जल्दी करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजा रियाज की बातों पर कोई रिस्पांस नहीं करती है और चुपचाप खड़ी रहती है। रजा की हरकत देखकर रियाज फिर से गुस्से से बोलता है, तो तुम ऐसे इस हालत में मेरे साथ बाहर चलोगी? ठीक है, बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हैं, अगर तुम्हें ऐसे ही चलना है तो चलो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी नौटंकी देखने का। अब ऐसे ही चलो। रियाज जबरदस्ती रजा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। रजा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, ठीक है, रुक जाओ। प्लीज़ मुझे अपने कपड़े ठीक करने दो, मैं ऐसे इस हालत में बाहर नहीं जा सकती। ज़रा देखो तो मेरे आधे शरीर पर कपड़े नहीं हैं, इस तरह बाहर जाऊंगी तो सब मुझे कैसी नज़र से देखेंगे। प्लीज़ रुक जाओ। 42 रज़ा ने अमीना का ट्रीटमेंट किया। अचानक रियाज रजा का हाथ छोड़कर बोलता है, जल्द से जल्द कपड़े ठीक करो और मेरे साथ चलो, अगर तुमने देरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजा जल्दी से रियाज से दूर होती है और अपने कपड़े ठीक से पहनती है। आखिर में रियाज चिल्लाकर रजा से बोलता है, दुपट्टा कौन ओढ़ेगा? रजा जल्दी से बेड पर से दुपट्टा लेकर ओढ़ लेती है। उसके बाद रियाज बिना देरी करे रजा का हाथ कसकर पकड़ के खींचते हुए बाहर ले जाता है। करीब 8 मिनट के बाद रियाज रजा को लेकर एक कमरे के पास पहुंचता है। कमरे के बाहर बहुत सारे लोग टेंशन में खड़े हैं। रियाज सबको इग्नोर करके रजा को कमरे के अंदर ले जाता है और नर्स के पास जाकर बोलता है, ये रही डॉक्टर, जल्दी से इसको सब कुछ समझा दो। नर्स रजा को बेड के पास लेकर जाती हैं। बेड पर एक 55 साल की बुढ़ी औरत लेटी हुई है, अमीना। उनकी बुरी हालत देखकर रजा समझ जाती है कि रियाज उसे खींचते हुए इतनी जल्दी में क्यों इधर लेकर आया। अमीना रियाज की चाची है। रियाज की अम्मी की डेथ हो जाने के बाद अमीना ने ही रियाज और उसकी छोटी बहन को बहुत प्यार और दुलार से पाला है। अमीना की खुद की कोई औलाद नहीं है। अमीना ने अपने अंदर बसी सारी ममता और प्यार रियाज और उसकी छोटी बहन अरफा पर लुटाई है। अपनी अम्मी के जाने के बाद रियाज और अरफा दोनों ने भी अमीना को माँ के जैसा ट्रीट किया है। दोनों अमीना को बहुत प्यार करते हैं। रजा जल्दी से बेड पर अमीना के पास बैठ जाती है और उनकी पल्स और हार्ट बीट चेक करने लगती हैं। साथ में नर्स रजा को अमीना की हेल्थ कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करने लग जाती है। रजा जल्दी से नर्स के हाथों से अमीना की सारी रिपोर्ट ले लेकर उन पर अपनी एक नज़र डालती है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद रजा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि अमीना को हुआ क्या है। कमरे में 2 नर्स है। रजा एक नर्स को जल्दी से मेडिकल टूल्स लेकर आने को कहती है और दूसरी से कुछ मेडिसिन मंगाती है। दोनों नर्स जल्दी से सारा सामान लाकर रजा के सामने रख देती है। कमरे में बेड के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। रजा सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। रजा के कहने पर रियाज को छोड़कर सभी लोग बाहर चले जाते हैं। रजा रियाज की तरफ देखकर बोलती है, तुम भी बाहर जाओ, मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। रियाज बाहर जाने से मना कर देता है, फिर घबराई हुई आवाज में बोलता है, तुम्हें जो भी करना है करो,
मैं यही चुपचाप खड़ा हूँ। रियाज की बात सुनकर रजा गुस्से में बोलती है, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे इनके सीने पर चीरा लगाना होगा। यहाँ से जाओ, अगर ट्रीटमेंट में देरी हो गई तो यह मर भी सकती है। रियाज बिना देरी करें जल्दी से बाहर चला जाता है। उसके बाद रजा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। अमीना के सीने में हवा ब्लॉक हो गई है। रजा मेडिकल टूल्स में से एक चाकू निकालती है और अमीना चाची के सीने पर एक छोटा सा कट लगाती है। फिर उनके सीने में से हवा निकालकर रजा जल्दी से टाँके लगा देती है। रजा अपने हाथ साफ करने के बाद एक इंजेक्शन अमीना के सीने पर और 2 इंजेक्शन हाथों में लगाकर एक चैन भरी गहरी सांस लेती है और नर्स को बोलती है, अब इनकी कंडीशन ठीक है, बाहर जाकर सबको बोल दो। नर्स कमरे से बाहर जाकर सबको इन्फॉर्म कर देती है। फिर रियाज और फैमिली के सभी लोग एक एक करके कमरे के अंदर आ जाते हैं। रजा अमीना चाची के पास बेड के एक कोने में चुपचाप बैठी है। इतने सारे लोगों को कमरे में देखकर रजा बोलती है, इतने सारे लोग इस कमरे में नहीं आ सकते, प्लीज़ आप सब यहाँ से बाहर जाए, वरना पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल एक साथ 2-3 लोग ही इनसे मिल सकते हैं, उसके अलावा सब बाहर जाए। रजा की बात मानकर सभी एक एक करके कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में रजा और नस के अलावा 4 लोग और हैं, रियाज, सोहेल, अरफा और सलमा। पुपी रजा को दुल्हन के लिबास में देखकर सोहेल, अरफा और सलमा समझ जाते हैं कि यही रियाज की नई दुल्हन है। अरफा और सलमा रजा के पास चली जाती है। सलमा रजा की बलाएं उतारते हुए कहती है, मेरा बेटा रियाज कितनी अच्छी और समझदार दुल्हन लेकर आया है। आज अगर तुम ना होती तो अमीना की हालत और ख़राब हो जाती। अच्छा हुआ सही समय पर तुम आ गई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतने में अरफा कहती है, समझदार क्यों नहीं होगी, आखिरकार मेरे भाई की पसंद है। भाई मेरे लिए कोई ऐसी वैसी भाभी थोड़ी लेकर आएंगे। इतना बोलकर अरफा रजा की गोद में अपना सर रखकर रजा के पास बैठ जाती है। सलमा अरफा से कहती है, हटो अपनी भाभी की गोद से, कितनी थक गई है ये, इसे अपने कमरे में जाकर आराम करने दो। अरफा रजा की गोद से हट जाती है, फिर बोलती है, हाँ भाभी आप जाकर चेंज कर लो और सो जाओ, हम चाची का ध्यान रख लेंगे। रजा बोलती है, नहीं, आप सब जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ रुकती हूँ। जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मुझे इनका ध्यान रखना होगा, कहीं फिर से इनकी तबीयत खराब ना हो जाए। सलमा बोलती है, ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं, तुम अपना और अमीना का ध्यान रखना। बाहर जाने से पहले अरफा कहती है, ठीक है भाभी, हम जा रहे हैं, मैं आपके पहनने के लिए दूसरे कपड़े भेजती हूँ, आप चेंज कर लेना। सलमा अरफा और सोहेल को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। तीनों के जाने के बाद रियाज दोनों नस को भी बाहर भेज देता है और खुद बेड की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। फिर अमीना का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है। रजा भी चुपचाप अपना सर पीछे करके अपनी आंखें बंद करके बेड पर अमीना के पास रियाज के ऑपोजिट साइड में बैठी 43 कॉन्ट्रैक्ट में आखिर लिखा क्या था। थोड़ी देर अमीना को देखने के बाद रियाज अमीना का हाथ छोड़कर बेड पर से उठ जाता है और रजा के सामने जाकर खड़े होकर उसे घूरने लग जाता है। जैसे रजा को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है तो वे आंखें खोलकर सामने देखती है। रियाज को अपने सामने देखकर रजा की आंखों में गुस्सा आ जाता है, फिर वह भी गुस्से से रियाज को घूरने लग जाती है। अचानक कमरे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दोनों एक दूसरे पर से नज़रें हटाकर दरवाजे की ओर देखते हैं। कुछ देर रुकने के बाद एक फीमेल सर्वेंट अपने हाथों में कुछ कपड़े लेकर अंदर आती है और बेड के पास जाकर बोलती है, ये कपड़े अरफा मैम ने भेजे हैं। रियाज सर्वेंट को उंगली से इशारा करके कपड़े सोफे पर रखने के लिए कहता है। कपड़ों को सोफे पर रखकर सर्वेंट जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। रियाज रजा की तरफ घूमकर बोलता है,
जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। रजा रियाज को कोई रिस्पांस नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। फिर रियाज रजा के चेहरे के करीब जाकर उसे आंखें दिखाने लगता है। रजा को रियाज की आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही है। रजा बोलती है, मेरे सामने से हटो, मैं चेंज करने जा रही हूँ। रियाज रजा के सामने से हट जाता है। रजा जल्दी से बेड से उठकर सोफे के पास जाती है और कपड़े उठाकर कुछ सोचने लगती है। रजा के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर रियाज समझ जाता है कि वह चेंज करने के लिए वॉशरूम ढूंढ रही है। अचानक रजा के कानों में रियाज के बोलने की आवाज आती है, वॉशरूम उधर है। रजा रियाज की तरफ देखती है। रियाज अपनी उंगलियों से इशारा करके वॉशरूम का रास्ता बताता है। रजा कपड़े लेकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। 10 मिनट के बाद रजा चेंज करके बाहर निकलती है। उसी वक्त सोहेल एक डॉक्टर के साथ कमरे में एंटर होता है। फिर रजा के पास जाकर कहता है, भाभी, दूसरा डॉक्टर आ गया है, अब आप अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। सोहेल की बात सुनने के बाद रजा एक नज़र रियाज पर डालती है। फिर कमरे से बाहर चली जाती है। कमरे से बाहर निकलकर थोड़ा दूर चलने के बाद रास्तों को देखकर रजा कंफ्यूज हो जाती है कि अब उसे किस तरफ जाना चाहिए। मेंशन बहुत ही बड़ा है। रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पहले रियाज उसे कहाँ से अमीना के कमरे में लाया था। इतनी ही देर में रजा के सामने एक बॉडीगार्ड आकर खड़ा होता है, बोलता है, गुड मॉर्निंग मैम, मुझे रियाज सर ने भेजा है, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। रजा के दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए शब्द घूमने लग जाते हैं जो रियाज ने पिछली बार बंगले में रजा को पढ़ने और साइन करने के लिए दिए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में आखिर लिखा क्या था जिसे पढ़कर रजा के आंखों में इतना गुस्सा आ गया था। इन शॉर्ट में कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि रजा को रियाज से निकाह करना होगा। फिर 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपने आप उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। उसके बाद रियाज रजा को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा और वह उसकी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देगा, ना ही रजा उसकी ज़िंदगी में दखल देने के लिए कभी वापस आएगी। कॉन्ट्रैक्ट में कई सारी बातें और शर्तें भी थीं जिन्हें रजा को इस निकाह के दौरान मानना था, जिनमें से स्पेशली 2 शर्तें ये थी। पहली, निकाह के दौरान इस 1 साल में रजा मां नहीं बन सकती, और दूसरी, रजा रियाज की फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार सभी के सामने रियाज की बीवी की तरह अच्छे से बिहेव करेगी। वह किसी को भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताएगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच सोच कर रजा के सर में दर्द होने लग जाता है। रजा जल्दी से बेड से उठती है और टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर पानी पीती है। उसके बाद रजा एक कोने में जाकर चुपचाप जमीन पर बैठकर सोचने लगती है, अब क्या करूं मैं? पागल हो जाऊंगी। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। रजा को याद आता है कि कॉन्टैक्ट में उसका असली नाम रिया मलिक और पहचान सब कुछ मेंशन था, मतलब रियाज को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। रजा अपना सर पकड़कर मन में बोलती है, किसी तरह यहाँ से भाग भी गई तब भी रियाज उसे अगले 1 साल तक नहीं छोड़ेगा। अब तो उसे मेरी फैमिली, फ्रेंड्स सब के बारे में पता चल चुका है। कहीं गुस्से में वह वहाँ जाकर कोई हंगामा ना कर दे। नहीं नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर नानू नानी को ये सब के बारे में पता चला तो उनको तो अटैक ही आ जाएगा। पहले से दोनों की तबीयत खराब रहती है। रजा अपनी आंखों से आंसू पोंछती है, फिर खड़े होकर कमरे से बाहर चली जाती है। कमरे से बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं। रजा उन बॉडीगार्ड के पास जाकर बोलती है, मुझे अभी रियाज सर से बात करनी है। बॉडीगार्ड रियाज को मैसेज करते हैं, रजा मैम आपसे मिलना चाहती है। कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से रियाज का मैसेज आता है, थोड़ा वेट करने के लिए कहो। बॉडीगार्ड रजा से कहते हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, सर कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर रजा अपने कमरे में वापस चली जाती है और सोफे पर बैठकर रियाज के आने का इंतजार करने लग जाती है। रियाज का वेट करते करते रजा को करीब 1.25 घंटा हो चुका है।
इतनी देर से रियाज का इंतजार करते करते रजा को गुस्सा आने लगता है। मन में कहती है, इतनी देर हो गई है, अगर आना ही नहीं था तो वेट करने के लिए क्यों कहा। रजा गुस्से में सोफे से खड़े होकर कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लग जाती है। अचानक कमरे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रजा जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाज़ा खोलते ही अपने सामने अरफा को देखकर रजा थोड़ी हैरान हो जाती है। वह तो रियाज को एक्सपेक्ट कर रही थी। अरफा रजा से बोलती है, हाय भाभी, मुझे लगा आप अकेले बोर हो रही होंगी, इसलिए मैं आपको कंपनी देने आ गई। मेरे आने से कहीं आप डिस्टर्ब तो नहीं हो गई। रजा मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं बोर ही रही थी। फिर अरफा अंदर आ जाती है। अरफा के पीछे पीछे एक छोटी सी प्यारी सी 4 साल की बच्ची भी अंदर आ जाती है। इतनी देर से वह अरफा के पीछे छुपी हुई थी। अंदर आकर जैसे ही रजा की नज़र छुपी हुई उस बच्ची पर पड़ती है तो उसे देखकर रजा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। रजा जल्दी से अरफा के पीछे जाकर उस बच्ची को गोद में उठाकर बच्ची से बोलती है, हाय लिटिल प्रिंसेस, तुम इतनी देर से मुझसे छुप क्यों रही हो। रजा उस बच्ची को अपनी गोद में ले जाकर सोफे पर बैठ जाती है। फिर मुस्कुराकर बोलती है, चलो जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। वह बच्ची कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपनी मोटी मोटी आंखों से रजा को देखने लगती है। रजा मुंह बनाकर बच्ची से बोलती है, एक तो तुम बिना इजाज़त के कमरे में आ गई और तुम मुझे अपना नाम भी नहीं बता रही हो। मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, कभी बात नहीं करूंगी कट्टी। अरफा रजा और बच्ची के पास सोफे पर आकर बैठ जाती है। फिर बच्ची से बोलती है, चलो जल्दी से भाभी को अपना नाम बताओ। अरफा के कहने पर वह बच्ची तुतला कर बोलती है, इनाया। अरफा इनाया से कहती है, चलो अब अपनी छोटी अम्मी जान से हेलो कहो। अरफा रजा की तरफ देखकर कहती है, यह इनाया है, कशिश भाभी और रियाज भाई जान की बेटी। रजा के एक्सप्रेशन देखकर अरफा कहती है, क्या हुआ भाभी, आपके चेहरे पर इतने शौकन एक्सप्रेशन क्यों है। रियाज भाई जान ने नहीं बताया आपको अपनी पहली बीवी कशिश भाभी के बारे में। रजा जल्दी से अपने एक्सप्रेशन चेंज करके मुस्कुराती है। फिर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बताया था। रजा बात बदलने के लिए इनाया के बारे में पूछने लग जाती है, ये कितनी क्यूट है, अपनी अम्मी पर गई होगी, कितने साल की है वैसे। अरफा बोलती है, अभी तो यह 4 साल की है, पर जल्द ही इनाया बर्थडे आने वाला है, फिर यह 5 साल की हो जाएगी। 44 रजा से निकाह करने का रीजन। अरफा रजा के बीच बातें शुरू हो जाती है। अरफा रजा को अपने मोबाइल में एक एक करके अपनी सारी फैमिली मेंबर की पिक्चर दिखाकर सब के बारे में बताने लगती है, ताकि जब रजा सब से मिले तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। करीब 1.5 घंटा बीत जाता है रजा और अरफा को बातें करते करते। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रियाज अपने एटीट्यूड में अंदर आता है। कमरे में रजा के साथ और भी लोग देखकर रियाज थोड़ा हैरान होता है, स्पेशली इनाया को वहां देखकर। इनाया रियाज को देखकर अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में बोलती है, अब्बा। इनाया रजा की गोद से रियाज अब्बा की गोद में जाने के लिए झटपट आने लग जाती है। रियाज सोफे के पास जाकर इनाया को गोद में लेता है। अरफा रजा से कहती है, ठीक है भाभी, हम बाद में मिलेंगे, अब हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर अरफा बाहर जाने के लिए सोफे से खड़ी होती है। अरफा इनाया को अपनी गोद में लेने के लिए जाती है तो इनाया रियाज की गोद से उतरने के लिए तैयार ही नहीं होती। रियाज को और जोर से पकड़ लेती है। रियाज अरफा से कहता है, इसे यही रहने दो। उसके बाद अरफा इनाया को रियाज के पास छोड़कर कमरे बाहर चली जाती है। दरवाज़ा बंद होते ही रियाज इनाया को गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है। वैसे तो रियाज को यहाँ आने से पहले से ही अंदाजा था कि रजा उससे क्या बात करना चाहती है, फिर भी रियाज रजा से बोलता है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ।
रजा रियाज से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसे घूर कर देखने लगती है। कुछ देर रुकने के बाद रियाज फिर से बोलता है, क्या तुमने मुझे अपनी शक्ल देखने के लिए बुलाया है? मेरे पास और भी बहुत काम है। रियाज इनाया को गोद में लेकर बाहर जाने के लिए सोफे से खड़ा होता है। इतनी ही देर में रजा धीरे से बोलती है, तुम जैसा घटिया आदमी मैंने इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। रजा की बात रियाज सुन लेता है। इनाया को एक भी शब्द समझ में नहीं आता, वह तो बस रजा की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ अपनी मोटी मोटी आंखों से मुस्कुराकर देखने लगती है। वैसे भी इनाया अभी सिर्फ 4 साल की बच्ची है, अभी तो उसे अम्मी अब्बू खाला इन सब शब्दों के सिवा कुछ समझ में नहीं आता है। रियाज इनाया को ले जाकर बेड पर बैठा देता है और इनाया को अपने हाथों से वॉच उतारकर खेलने के लिए दे देता है। इनाया को वॉच बहुत पसंद है। वॉच को अपने हाथों में लेते ही इनाया खुशी से मुस्कुराती है, फिर उस वॉच से खेलने लग जाती है। इनाया को बेड पर छोड़कर रियाज फिर से रजा के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। रियाज धीरे आवाज में बोलता है, तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे कि तुम्हें क्या होने वाला है इसकी कोई खबर ही नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था तुमने, उसमें सब साफ साफ तो लिखा था। रियाज एक नज़र मुस्कुराकर इनाया की तरफ देखने के बाद फिर से रजा को देखता है और अपनी बात कंटिन्यू करता है, वैसे भी मैंने तुम्हें खरीदने के लिए अच्छी खासी कीमत दी है, मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया फिर भी तुम इतना अकड़ रही हो। अब तुम्हें 3 साल रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल में ही तुम इन सब से फ्री हो जाओगी, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। रियाज की बात सुनकर रजा अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके गुस्से में बोलती है, मैं ही मिली थी तुम्हें अपने इन सब घटिया कामों के लिए। अगर तुम्हें यह 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट निकाह करना ही था तो किसी और को ढूंढ लेते। ऐसी कई है जो पैसों के लिए निगाह तो क्या तुम्हारे बच्चे भी पैदा कर देती। रियाज बोलता है, अपनी आवाज़ धीरे करो समझी, अगर तुम्हारी आवाज़ से इनाया डर गई तो याद रखना मैं तुम्हारी कब्र यही खोद दूंगा। रजा एक नज़र इनाया पर डालती है। इनाया अपनी मोटी मोटी आंखों से उन्हीं की तरफ देख रही है। इनाया को वैसे तो किसी की बात समझ में नहीं आती है, पर वह किसी के भी चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इतना तो समझ ही जाती है कि वह इंसान गुस्से में है या खुश। रजा इनाया को देखकर जबरदस्ती थोड़ा मुस्कुराती है। रजा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर इनाया फिर से वॉच के साथ खेलने लग जाती है। फिर रजा रियाज को देखकर उससे धीरे आवाज में कहती है, तो तुमने मुझे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करें तो बताओ कितने करें, सारे वापस कर दूंगी मैं, मुझे तुम्हारे इस बकवास खेल का हिस्सा नहीं बनना। रियाज बोलता है, सच में अपने चारों तरफ देखो फिर सोचो, मुझे तुमसे पैसे लेने की कोई ज़रूरत है? जितना पैसा मैंने तुम्हें खरीदने के लिए खर्च करा है ना उससे कहीं ज़्यादा तो एक दिन में मैं मेरे पालतू जानवरों के खाने पर खर्च करता हूँ। मेरी एक बात ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में बैठा लो, हमारा निकाह हुआ है, अब तुम चाहो या ना चाहो इस 1 साल तक तुम्हें इस निकाह को निभाना ही पड़ेगा, और अगर तुमने गलती से भी आगे मेरे लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी करी तो याद रखना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। रजा बोलती है, क्यों कर रहे हो सब, क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे साथ तो समझ में आता है, पर अपनी फैमिली के साथ क्यों खेल रहे हो? और मैं तुम जैसे आदमी पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम आगे जाकर मुझे धोखा नहीं दोगे? 1 साल बाद बिना तमाशा किए हमेशा हमेशा के लिए मुझे यहाँ से जाने दोगे? रजा की बात सुनकर रियाज जोर जोर से हंसने लगता है, फिर हंसते हुए बोलता है, तुम अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं 1 साल बाद तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए रोक लूंगा? अभी इसी वक्त अपने दिमाग से यह फितूर उतार दो, मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने गले में घंटी बांधकर घूमने का शौक नहीं है, ये तो मेरी मजबूरी है जो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है।
थोड़ी देर रुकने के बाद रियाज अपनी बात कंटिन्यू करता है। तुम खुद ही सोचो, मेरे पास इतना पैसा और पावर है कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लड़कियां जब मैं चाहूँ तब मेरे बिस्तर गर्म करने आ जाती है। अपने दिमाग से पागलपन उतार दो, रजा बोलती है। फिर क्यों कर रहे हो सब कुछ बेवजह? तो तुम मुझे अपने गले में घंटी बनाकर घूमने वाले तो हो नहीं? रियाज अपनी हंसी रोककर बोलता है। वैसे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझता, पर कुछ भी हो तुमने अमीना चाची की जान बचाई है। चलो इसी बात पर मैं तुम्हारी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। रियाज अपनी बात कंटिन्यू करता है। मेरी पहली बीवी कशिश का 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक लोहे की रॉड उसके पेट से आर पार हो गई थी। अब वह कभी मां नहीं बन सकती। उसके बाद रियाज इनाया की ओर उंगली करके रजा से कहता है। कशिश ने ही इनाया को जन्म दिया है। हमारी एक ही बेटी है। पिछले 2 सालों से अमीना चाची और बाकी के घरवाले फोर्स कर रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं ताकि मेरी दूसरी बीवी और बच्चे पैदा कर सकें। मतलब इस घर और बिजनेस के लिए वारिस। उन्होंने मेरा निकाह मेरी फूफी की बेटी इकरा से तय कर दिया। मुझे उससे निकाह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फूफी और अमीना चाची है कि मान ही नहीं रही थी। जबरदस्ती मेरे दूसरे निकाह के पीछे पड़ी थी। जिस तारीख पर मेरा और तुम्हारा निकाह हुआ है उसी तारीख पर घर के सभी लोग मेरा निकाह उस इकरा से तय किया था। मैंने ऐन वक्त पर इकरा की जगह तुम्हें निकाह पर दुल्हन की जगह बैठा दिया। तुम खुद ही सोचो, अगर मैं किसी दूसरी लड़की को पैसे देकर यह 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट निगाह करता तो 100% इतनी दौलत और शोहरत देखकर उसके मन में लालच आ जाता और वह हमेशा हमेशा के लिए मेरे गले की घंटी बन जाती। पर मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगी, इसलिए तो तुम यहाँ हो। तुम्हें मुझसे हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी चाहिए ना? तो आज़ाद हो जाना, पर 1 साल के बाद। अगर तुमने उससे पहले कोई भी चालाकी की या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करी तो यहाँ से तुम्हारी लाश ही जा पाएगी। अब तुम खुद ही सोच लो क्या करना है। 1 साल बाद यहाँ से जिंदा जाना है या पहले मरने के बाद? रजा कहती है। तुम्हें और कोई नहीं मिला इन सब के लिए? रियाज कहता है। तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की से निकाह कर लूँगा? तुम सर्जन हो, एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करती हो। चलो अब अपना यह नाटक बंद करो और हाँ, सभी लोगों के सामने मेरी अच्छी बीवी की तरह बिहेव करना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो। रियाज सोफे से खड़ा होकर इनाया के पास चला जाता है। पीछे से रजा बोलती है। मुझे फिर से उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखना है। रियाज बिना मुड़े कहता है। शाम तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद रियाज इनाया को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। CH45 रियाज की फैमिली गेट टुगेदर शाम के वक्त सलीमा कुछ सर्वेट के साथ रजा के कमरे में आती है। सलीमा को अपने कमरे में देखकर रजा उनके पास जाती है। सलीमा मुस्कुराकर बोलती है, ये तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ ज्वेलरी है, आधे घंटे में तैयार होकर हॉल में आ जाना। घर के सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सारा सामान अच्छे से देख लो। अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मुझे अभी बता दो, मैं उसका इंतजाम करवा देती हूँ। सलीमा के एक इशारे पर सभी सर्वेंट अपने हाथों में पकड़ा हुआ सामान रजा के सामने टेबल पर रख देते हैं। रजा के कुछ ना कहने पर सलीमा कहती है, तो ठीक है मैं चलती हूँ, तुम तैयार होकर आ जाना। फिर सलीमा सभी सर्वेंट को अपने साथ लेकर कमरे से चली जाती है। सलीमा के जाने के बाद रजा कुछ देर तक चुपचाप एक जगह खड़े होकर सभी सामान को घूरती है। फिर टेबल के पास जाकर सलीमा के लाए हुए कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती हैं। करीब 40 मिनट के बाद रजा के कमरे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रजा जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के बाहर खड़ी फीमेल सर्वेंट रजा से कहती है, आप रेडी हो गई है क्या मैम? मुझे सलीमा मैम ने भेजा है आपको लेने के लिए।
रजा हाँ में सर हिलाती है, फिर उस फीमेल सर्वेंट के साथ चली जाती है। करीब 8 मिनट चलने के बाद रजा सर्वेंट के साथ हॉल में एंटर होती है। जैसे ही रजा हॉल में कदम रखती है, दूर से सलीमा रजा को अंदर आते हुए देख लेती है। इससे पहले किसी की उस पर नज़र पड़ती सलीमा तेज कदमों से रजा के पास जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद रजा का हाथ पकड़कर सलीमा जल्दी से रजा को हॉल से बाहर लेकर जाती है। सलीमा थोड़े गुस्से से रजा से कहती है, यह क्या है बेटा, तुम ऐसे कैसे आ गई? अंदर डाइनिंग टेबल पर घर के सभी लोग बैठे हैं। सलीमा की बातें सुनकर रजा कंफ्यूज हो जाती है और एक नज़र खुद को ध्यान से देखकर बोलती है, क्या हुआ, मैं ठीक से तैयार होकर नहीं आई हूँ क्या आंटी? सलीमा नाराजगी जताते हुए बोलती है, यह क्या है, तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हारी फूफी हूँ, समझी तो तुम मुझे फूफी बुलाओ। और यह रुपट्टा तुमने कंधे पर क्यों रखा है? इसे सर पर ओढ़ो बेटा। और तुमने बाल भी नहीं बांध रखे। जैसे ही सलीमा की नज़र रजा के चेहरे पर पड़ती है तो सलीमा रजा के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। वैसे भी जब सभी ने दिन के वक्त रियाज से रजा के बारे में बात की थी तो रियाज ने सभी को बताया था कि रजा ने अमेरिका से अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट करी है, तो उसे यहाँ के कल्चर बारे में कुछ भी नहीं पता। आज सुबह अमीना के कमरे से निकलने के बाद घर के सभी लोग हॉल में जाकर रजा और रियाज के निकाह के बारे में बातचीत कर रहे थे। निकाह के बाद से ही घर के सभी लोग रियाज से बहुत नाराज थे। उसने अचानक से कैसे इकरा की जगह किसी और लड़की को निकाह पर दुल्हन की जगह बैठा दिया। सभी लोग इस निकाह को मानने के लिए इनकार कर रहे थे, पर आज सुबह जिस तरह रजा ने एकदम से फरिश्ते की तरह आकर अमीना की जान बचाई, उसके बाद से ही सभी फैमिली मेंबर्स के ऊपर रजा का अच्छा इम्प्रेशन बना और वह रजा को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचने लगे। पर घर के किसी भी इंसान को रजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए सभी लोगों ने रजा के बारे में जानने के लिए और किसी फैसले पर पहुंचने के लिए रियाज को हॉल में बुलाया। रियाज के आते ही घर के सभी लोगों ने रजा के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए। रियाज ने एक एक करके सभी लोगों को अपनी सोच समझ के हिसाब से जवाब दे दिए। सभी लोग रियाज के जवाब से सेटिस्फाई भी हो गए। फिर घर के सभी लोगों ने शाम को डिनर पर रजा से मिलने का फैसला किया और अपने अपने कमरे में चले गए। वैसे भी कोई इस बात को बदल नहीं सकता था कि रजा और रियाज का निकाह हो चुका है। कहीं ना कहीं सभी ने इस बात को एक्सेप्ट तो कर ही लिया था, बस वह सभी शाम को डिनर पर रजा से फेस टू फेस ठीक से मिलना चाहते थे। प्रेजेंट में सलीमा रजा का दुपट्टा ठीक करते हुए प्यार से बोलती है, देखो बेटा, यहाँ पर हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से घर की सभी औरतें अपने आदमी को छोड़कर बाकी सभी आदमियों के सामने अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ कर रखती है और हमेशा अपने बालों को बांध कर रखती है। मुझे पता है तुम अमेरिका में पढ़ लिख कर आई हो, पर अब तुम इस घर का हिस्सा हो, इसलिए आगे से ये सब कुछ ध्यान रखना और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे आकर एक बार पूछ लेना। सलीमा रजा के बालों को बांधकर सर पर दुपट्टा उड़ा देती है। उसके बाद अमीना रजा को अपने साथ लेकर हॉल के अंदर चली जाती है। हॉल के अंदर एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर घर के सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वह टेबल सच में बहुत बड़ी और लंबी है, जिसके एक तरफ अमीना को छोड़कर घर की सभी औरतें और दूसरी तरफ घर के सभी आदमी बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। करीबन 50 से 60 सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर खाना सजा रहे हैं। इतनी बड़ी टेबल खाने की अलग अलग डिशेज से सजी हुई है। टेबल पर कम से कम 30 से 35 लोग बैठकर रजा के आने का ही इंतजार कर रहे हैं। रियाज की एक बड़ी सी फैमिली है। रियाज की बहन अरफा, रियाज की बीवी कशिश, इनाया, 2 चाचा और उनकी 5 बीवियां, रियाज के 9 चचेरे भाई, 4 चचेरी बहनें, आमीना चाची। रियाज के 3 चाचा थे, पर 1 साल पहले रियाज के सबसे छोटे चाचा का इंतकाल हो चुका है। आमीना उनकी बीवी है।
जब रियाज के अब्बा के इंतकाल हुआ था तब रियाज केवल 19 साल का था। उस वक्त रियाज के सबसे छोटे चाचा अमीना के सोहर ने ही रियाज को बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से हैंडल करना सिखाया था। एक तरह से कहा जाए तो बिजनेस में वही रियाज के गुरु थे जिन्होंने रियाज को न केवल बिजनेस करना सिखाया बल्कि घर में और बाहर बिजनेस में सभी जगह रियाज को अपनी जगह दिलवाने में सबसे ज़्यादा मदद करी थी। वैसे भी अमीना और उसके छोटे चाचा का खुद का कोई बच्चा नहीं था। रियाज के छोटे चाचा ने खुद के बच्चे के लिए कभी भी दूसरी शादी नहीं की। वह अमीना को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह कभी नहीं चाहते थे कि अमीना उनकी दूसरी बीवी से इनसिक्योर फील करें। शुरू से ही रियाज के छोटे चाचा और अमीना रियाज और अल्फा को अपनी सगी औलाद से बढ़कर मानते थे। फिलहाल रियाज के निकाह के लिए रियाज की तीनों फूफी और उनकी फैमिली भी आई हुई है। रियाज टेबल पर घर के हेड की जगह पर बैठा हुआ है। पहले ये जगह रियाज के अब्बा की हुआ करती थी, पर रियाज के अब्बा के इंतकाल के बाद ये घर के हेड की जगह और सारा बिजनेस रियाज के नाम हो गया। सलीमा रजा को डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रियाज की चेयर के पास औरतों वाली लाइन पर सेकंड नंबर वाली चेयर पर बैठा देती है। पहले नंबर की चेयर पर ऑलरेडी एक खूबसूरत सी औरत इनाया को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई है। ये औरत इनाया की माँ और रियाज की पहली बीवी कशिश है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर यह बात कोई नहीं बदल सकता है कि हमेशा कशिश का ही रियाज की पहली बीवी होने का रुतबा रहेगा। चाहे रियाज की कितनी भी और बीवियां क्यों ना जाए, पर कशिश का रियाज की पहली बीवी होने का रुतबा उससे कोई नहीं छीन सकता। रजा को अपनी जगह पर बैठाकर सलमा भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद सभी लोग अल्लाह की इबादत करके खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते खाते सभी रजा से उसके बारे में बातें करने लगते हैं। रजा भी धीरे धीरे अपने हिसाब से सभी के सवालों के जवाब देती है। वैसे भी रियाज ने पहले ही सभी को अपने हिसाब से रजा के बारे में बता दिया है। उससे आगे रजा के बारे में पूछने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। रियाज ने जितना भी रजा के बारे में बताया था उतना घर के सभी लोगों के लिए काफ़ी था। रजा के एक तरफ कशिश तो दूसरी तरफ अरफा बैठी थी। अरफा को रजा पहली मुलाकात पर ही पसंद आ गई थी। टेबल पर अरफा रजा से बहुत सारी बातें कर रही है। कशिश ने भी रजा से थोड़ी बहुत बातें की। वैसे भी उस वक्त डाइनिंग टेबल पर कशिश का रजा से ज़्यादा बात करना, ये सिचुएशन सभी के लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती। करीब 1 बजे से 1.25 घंटे तक डिनर चलता है। उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठकर बाहर गार्डन में चले जाते हैं। अरफा रजा से बातें करते करते रजा की कमरे की ओर उसके साथ चली जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो स्टोरी को सब्सक्राइब करिए और लाइक देना मत भूलना।